हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। देखो बच्चों, ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही निकल के आता है। तो 1912 के अंदर वॉन लाउ करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि एक्सरे जो है डाइफ्रैक्ट हो सकती है। डाइफ्रैक्ट होने का मतलब है, हिंदी में हम उसे कहते हैं विवर्तित होना। एक्सरे के पार्ट एक्सरेज जो होती है वो क्या होती है, विवर्तित हो सकती है किसी क्रिस्टल से। फिर उसके बाद में निपिंग और फ्रेडरिच साइंटिस्ट आए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया कि जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पे जब हम लोग एक्सरे को इंसिडेंट कराते हैं तो एक्सरे क्या होती है, विवर्तित होकर के, डिफ्रैक्ट होकर के हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको क्या कर रही है, शो कर रही है। उनका अच्छे से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया या एक तरीके से अपना प्रैक्टिकल बताया। अब ऐसा क्यों होता है कि एक्सरे जो होती है वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल से। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो स्मॉल डी, वो क्रिस्टल के अंदर ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। और एक्सरे की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है जो एक्सरे की, वो भी एंगस्ट्रॉम के रेंज में ही होती है। सो एक्सरे को वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या करती है, डिफ्रैक्ट कर देती है। और जब जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे को इंसिडेंट करवाते हैं, तो इसके क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सीलरेट हो जाते हैं। एक्सीलरेट होकर के वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं, है ना। एक्सीलरेट होकर के वो पहले तो अपने जगह पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और इन इमिटेड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर ही होती है। अब देखो बच्चों, वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर ही है, तो ये जो रेडिएशन है या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे। हिंदी में हम इसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण या अपोषी व्यतिकरण, है ना। या वो एक दूसरे के साथ में व्यतिकरण करके फाइनली हमको क्या देंगे, जो हमारी स्क्रीन होगी उस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न को वो शो करेंगे। और वहीं से ये प्रूव हो जाएगा कि एक्सरे क्या है, डिफ्रैक्ट कर देता है किसको, जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल को या किसी और भी क्रिस्टल को। अब ये जो चारों पांचों पॉइंट मैंने आपको बताया है उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो उसको कैसे लिख करके आएंगे, और उसके बाद में हम लोग ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन है उसको भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि व्हेन लॉ इन 1912 सजेस्टेड दैट एक्सरे कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, later Friedrich and Nipping successfully demonstrated the diffraction of X-ray by zinc sulfide crystal। ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही बात ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग स्मॉल डी इन अ क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम एंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर, that is d is almost equal to lambda of x-ray which is equal to 1 angstrom, so x-ray can be diffracted by crystal। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, व्हेन एक्सरे फॉल ऑन द क्रिस्टल, यानी कि जब एक्सरे क्रिस्टल पर गिरता है, देन द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। तो क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। किस फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने एक्सरे को क्या कराया, इंसिडेंट कराया है उस क्रिस्टल पे। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सिलरेटेड। जब वाइब्रेशन होता है एटम के तो उसमें एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सिलरेटेड हो जाते हैं। एक्सिलरेटेड होने का मतलब है त्वरित हो जाते हैं। द एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स री इमिट रेडिएशन। एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेडिएशन को अगेन री इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। जो एक्सरे हमने इंसिडेंट करवाया है उसी फ्रीक्वेंसी की हम लोग को क्या मिली है, रेडिएशंस मिली है। अब ये जो रेडिएशन मिली है वो क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। इंटरफेरेंस का हिंदी में हम कहते हैं व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लास्ट पॉइंट कह रहा है यही बात, द इमिटेड रेडिएशंस विल इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिवली
एंड यू विल गेट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। जो हमारी स्क्रीन होगी उस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलेंगे इंटरफेरेंस के बाद में। प्रोवाइड्स वैल्यूबल, अब हमको क्यों चाहिए ये स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्या एम है हमारा। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में काफी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां से वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस टाइप के क्रिस्टल किस तरीके के डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर सकता है। यानी कि बेसिकली हमको क्या जानना है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। अब जो हम लोग देखेंगे कि ब्रैग्स इक्वेशन को या ब्रैग्स लॉ को हम कैसे डिराइव करेंगे। देखो बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम किसी क्रिस्टल का एग्जांपल लेते हैं। क्रिस्टल हमने माना कोई भी क्रिस्टल है जिसके दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन मैंने मान लिया ये है और दूसरा प्लेन मैंने मान लिया ये है। इन दोनों के बीच की इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है वो मैंने सपोज करी क्या है, स्मॉल डी है, और वो किस रेंज के अंदर है, एंगस्ट्रॉम की रेंज के अंदर है। और जब ये क्रिस्टल पे एक्सरे इंसिडेंट होगी तो ऊपर वाले प्लेन के ऊपर अगर एक्सरे इंसिडेंट होती है, सपोज करो कुछ इस तरीके से क्या आती है मेरी एक्सरे आती है, तो वो क्या हो जाएगी, उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया मेरा इंसिडेंट और ये हो गया मेरा इमर्जेंट रे। ठीक है, अगेन इसके जो नीचे वाला प्लेन है उस पे भी सेम ऐसा ही होगा। तो अगेन क्या आएगी, एक्सरे इसके पैरेलल यहां तक आएगी और अगेन क्या हो जाएगी, ये यहां से इमर्ज आउट हो जाएगी। ये यहां से पैरेलल दिख नहीं रहा है बच्चों, बट ये एक्चुअली पैरेलल ही होती है। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया और ये इमर्जेंट हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से ये जो डायग्राम है बच्चों उसको हमको पैरेलल बनाना पड़ेगा, वरना ये डायग्राम आगे मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती। तो अगेन मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, इसको एक बार स्किप मार दो। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा और इसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो क्या रहेगी, मेरी स्मॉल डी रहेगी। अब देखो बच्चों, हमने अज्यूम किया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा सपोज किया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनको हमने दे दिया ए एंड पॉइंट बी। अब इसको यहां से हम लोग क्या करवाते हैं, मीट करवाते हैं, और इसको हम लोग ने क्या किया, यहां से मीट करवाया। तो इनको भी कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं और इसको दे देते हैं डी पॉइंट। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है इन इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पे। सी ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और एडी क्या है, परपेंडिकुलर। इनको दो ट्रायंगल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो अगेन ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये डायरेक्टली हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल यहाँ पर ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इस एंगल पे आप आओगे तो ये एंगल आपको थीटा निकल करके आएगा। इसमें कोई वो दो राय नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री लगी है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। जो पाथ डिफरेंस होता है रेस के बीच का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अज्यूम करके हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसको लिख देते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किस किस का निकलेगा बच्चों, पाथ डिफरेंस इन दोनों रेस का निकलेगा। इसको कोई भी रे मान लेते हैं, ये मैंने मानी स्मॉल ए रे है और ये मान ली स्मॉल बी रे है। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो मेरी इंसिडेंट रेज है उन और इमर्जेंट रेट है, उनका पाथ डिफरेंस कितना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं सी ए और ए डी को मिलाऊं, यानी कि इतना और इतना जोड़ूं, उसके बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है इनके पाथ की, क्या आएगी, सेम आएगी। देखो इसमें क्या कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, ये सी ए की जो डिस्टेंस है वो, और इधर से ये ए डी की डिस्टेंस है वो, इतना बी को एक्स्ट्रा चलना पड़ा, और ए ने क्या किया, इतना ही कम चला। इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो विल बी इक्वल टू सी ए प्लस ए डी। तो बस इसी को लिखते हैं हम लोग, सॉरी ये सी ए नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पर होगा सी बी, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या होगा, सी बी और बी डी। ये तो इतना, तो ये वाला डिफरेंस तो कहां से आएगा, डिफरेंस कहां से आएगा, ये इतना वाला, इतना और इतना अगर मैं माइनस कर दूं इसके पूरे पाथ से, तो इसका पाथ ए रे के इक्वल हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू सी बी प्लस बी डी। और किस केस के लिए हम लोग देखेंगे, अगर मैं देखूं कंस्ट्रक्टिव केस के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला तो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है। डेल्टा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा और इट विल बी इक्वल टू सी बी प्लस बी डी। तो देखो बच्चों, अब हमारा एम है कि सी बी और बी डी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सी बी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, ट्राइंगल ए सी बी। सो इन ट्राइंगल ए सी बी अगर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर कहूं मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों सी बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, स्मॉल डी के बराबर है। तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ सी बी अपॉन स्मॉल डी। और हमारा एम क्या था, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। हमको क्या निकालना है, सी बी और बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम लोग अगर सी बी की वैल्यू निकालें यहां से, तो वी विल गेट सी बी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा, इजंट इट। अब अगेन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो बच्चों बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो बी डी के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल एज्यूम कर लूं, ए बी एंड डी। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल ABD, again I will use formula of sin theta. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो यहाँ पर perpendicular क्या हो जाएगा अपना BD, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दोनों का कॉमन रहेगा AB, और AB is equal to small d which is interplanar spacing. small d रख दिया यहाँ पे। तो अगेन यहाँ से BD की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो BD will be equal to D sin theta. And putting the value of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1, we will get path difference. तो बस इनकी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। डेल्टा विल बी इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसके इक्वल रह जाएगा, ये एन लैम्डा के बराबर रह जाएगा। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, देखो सी बी की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा, और बी डी की वैल्यू भी कितनी है, डी साइन थीटा। तो हम लोग जोड़ के लिख देते डायरेक्टली, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। या फिर इक्वेशन हमारी आ जाती है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। अब देखो बच्चों, इसमें एक केस हम लोग अज्यूम कर देते हैं, या फिर ऐसे कहूं जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी और लैम्डा के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मुझे अगर डी मिनिमम की वैल्यू चाहिए, अगर डी मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो डी की टर्म्स में इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डी को सब्जेक्ट बना करके डी इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। इस तरीके से डी अपना सब्जेक्ट बन गया। अब डी की मिनिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, बिकॉज डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा मैक्स विल बी इक्वल टू 1। उससे ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम रख देते हैं 1। तो डी मिनिमम विल बी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगेन यहाँ पर एन आ रहा है, तो एन की भी, डी मिनिमम के लिए एन की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमको मिनिमम रखनी पड़ेगी। एन क्या है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, 1 ही रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह भी मिनिमम वैल्यू रख देंगे। तो सब फाइनली हमको जो डी मिनिमम की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एन की जगह भी 1 रख देंगे, विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यानी कि इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग होती है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, लैम्डा बाय 2 के बराबर हो सकती है। यानी कि उसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग देखें कि
हमारा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होनी चाहिए, यानी कि डी की जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू λ/2। मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? λ/2 हो सकती है। λ/2 से कम वैल्यू पे हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू λ/2। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, वन लाइनर में कई बार इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हमारी जो ये इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।